हेलो एवरीवन। केंद्र सरकार के द्वारा संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल को प्रस्तुत कर दिया गया। इस बिल के माध्यम से यहां पर वक्फ के अधिकारों में कटौती की गई है, गैर मुस्लिमों को एंट्री दी गई है और कई तरीके के सवाल भी छोड़ गई है। विपक्ष के द्वारा इस बिल का यहां पर विरोध भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि यहां पर ये वक्फ बोर्ड है क्या, किस तरीके से काम करता है, ये संशोधन इसमें क्यों किया जा रहा है, इस विधेयक का यहाँ पर उद्देश्य क्या है, जैसे सवालों को आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि इसमें वक्फ बोर्ड से रिलेटेड हर एक तरीके के जो सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे वो हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, संशोधन जो विधेयक लाया गया है ये क्यों लाया गया है, ये वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो यहाँ पर इनके पास इतनी ज्यादा जमीन क्यों है, इसके बाद इस विधेयक के माध्यम से किस तरीके के वक्फ बोर्ड यहां पर बदलाव लाया गया, उनके अधिकारों में किस तरीके के बदलाव होंगे, विपक्ष यहां पर इसका विरोध क्यों कर रहा है और साथ ही यहां पर इस विधेयक के माध्यम से सरकार कहना क्या चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। सबसे पहले यहां पे देखिए जो चर्चा का एक विषय यहां पर बना हुआ है, जो विधेयक है यहां पर आज संसद में प्रस्तुत किया गया है। विधेयक का नाम जो है ध्यान रखिएगा वक्फ संशोधन विधेयक है, जिसे संसद में प्रस्तुत किया गया। बीजेपी की सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एनडीए की गवर्नमेंट है, कांग्रेस और सपा जैसे यहाँ पर विदेशी कह सकते हैं विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। सरकार देखिए इस विधेयक के माध्यम से जहां वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगा करके बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन पर जोर देना चाहती है। सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भी भेजने की यहाँ पर सिफारिश की गई है, यानी कि यहाँ पर यह बिल जेपीसी के पास जाएगा और उसके माध्यम से आगे की कार्यवाही यहाँ पर आगे बढ़ेगी। आइए समझते हैं इस बिल में लाया क्या गया है या किस तरीके के यहाँ पर बदलाव लाए गए हैं, यानी कि जो वक्फ बोर्ड कानून है नए और पुराने कानून में इस विधेयक के माध्यम से कितना अंतर आ जाएगा वो समझिए। तो यहाँ पर कंपैरिजन में समझिएगा, बहुत आसान से शब्दों में समझिए। देखिए एक तरफ यहाँ पे पुराना कानून है और ये आपका नया कानून आ गया है। पुराना कानून जो पहला यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही यहां पर उसे अपील कर सकता है। यानी कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे एक तरीके से दावा कर सकता था, ठीक है, और उसकी सुनवाई कहां होती थी, किसी न्यायालय इत्यादि में नहीं, एक ट्रिब्यूनल में यहां पर जो वक्फ बोर्ड की होती थी उसमें आप कर सकते थे। अब क्या हो गया, अब नए बिल के अनुसार जमीन पे दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अब अपील कर सकेगा, यानी कि दायरा बढ़ा दिया गया और जो यहां पर एक निरंकुशता की एक स्थिति थी उसे यहां पर खत्म किया गया है। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जो परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कि हाई कोर्ट तक आप यहां पर अपील कर सकते हैं और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले को लेकर के चुनौती दे सकते हैं। तीसरा, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो उसे ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाती थी, चाहे वो संपत्ति किसी की भी हो, अगर वहां पे मस्जिद बन जाता है तो वहां पर वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो या ना बनी हो, वहां पर वक्फ उसे अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकता है, ना उस पर दावा कर सकता है। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों को एंट्री पहले कानून में नहीं थी, लेकिन इस बार यहां पर जो परिवर्तन लाया गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी इसमें एंट्री दे दी गई, यानी कि जो पूरा नया कानून है इस तरीके से आपको बदलाव लाया गया है। दूसरा जो मुद्दा यहां पर है कि जमीन को लेकर के वक्फ बोर्ड ने ऐसे ही दावे कर करके बहुत सारी जमीन पर यहां पर एक तरीके से कब्जा कर रखा है और अगर आप वर्तमान समय में इसकी तुलना करें तो सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। यहां पर आप तुलना करके देख सकते हैं, एक तरफ यहां पर सेना है, दूसरी तरफ यहां पर आपको रेलवे है और तीसरी तरफ आपको यहां पर एक वक्फ बोर्ड है। रेलवे के पास जो कुल जमीन है यहां पर देखा 33 लाख एकड़ जमीन आपको रेलवे के पास है। दूसरे नंबर पे सेना के पास यानी रक्षा मंत्रालय के पास है 17 लाख एकड़ जमीन है और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन आपको है। वक्फ बोर्ड की अगर हम कुल अचल संपत्तियों की संख्या देखें तो करीब 8,72,000 है, वहीं कुल चल संपत्तियों की संख्या जो है 16,071 लाख है, यानी जो कुल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो करीब 200 करोड़ रुपए सालाना यहां पर वक्फ बोर्ड को जनरेट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें जो इनकी वेबसाइट है वक्फ बोर्ड की, यहां पर अगर आप जाकर देखें तो कई सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाती है, जिसमें एक जानकारी के 58,000 से ज्यादा वक्फ की जो जमीन के मालिकाना जो हक हैं वो जुड़ी याचिकाएं WAMSI पोर्टल पर फाइल पेज हुई हैं, ठीक है, वमसी पर यहां पर पोर्टल पर है जहां पर कई सारे मालिकाना हक को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। 12.70 हजार से ज्यादा केस अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है।
18,000 से ज्यादा केस जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है और 165 जो केस हैं वो आपको वक्फ बोर्ड से लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यहां पर आपको पेंडिंग है। यानी कि देखा जाए तो मामले का निस्तारा नहीं किया जा रहा है, दावे ठोक करके उन्हें जमीन अपने कब्जे में एक तरीके से कर लिए जा रहे हैं और इसी तरीके से एक अधिकार जो है, जो शक्तियां इनकी निरंकुश हो चुकी हैं, उस पर एक अंकुश लगाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। अब आइए समझते हैं इस विधेयक को लाने के पीछे का मंशा क्या है, इसका इतिहास क्या है, इससे संबंधित अन्य बिंदु क्या है और किस किस तरीके के बदलाव इसमें लेकर आया जाएगा। सबसे पहले देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम यहां पर लेकर आए, इसमें कई अन्य बदलावों को भी सरकार लागू करने जा रही है। करीब 40 संशोधनों को यहां पर पारित किया जाएगा जब फाइनल आपका बिल आ जाएगा, ठीक है। और जैसा कि संसद के द्वारा इस हफ्ते यहां पर इस बिल को लेकर आया गया है, इसमें शक्तियों को कम किया गया है। किसकी? वक्फ बोर्ड की शक्तियों को। वक्फ बोर्ड की शक्ति को 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लास्ट में जो 1995 में बढ़ाया गया था, उस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस अधिनियम में कई तरीके के बदलाव कर दिए गए थे। पहली बार अगर हम देखें तो पहली बार वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में संसद से पारित किया गया था और इसके बाद 1995 में इसके अंदर कई तरीके के बदलाव किए गए। वर्ष 2013 में इसमें फिर से संशोधन किया गया और इसके बाद इसको असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता यहां पर इनको मिल गई थी। लेकिन अब यही असीमित जो शक्तियां हैं, पूर्ण स्वायत्तता है, उसको अब बदल दिया गया है इस कानून के माध्यम से। जिस तरीके के बदलावों की बात इस यहां पर कानून में की जा रही है, संशोधन में की जा रही है, इस अमेंडमेंट बिल में की जा रही है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों कार्यप्रणाली में तो परिवर्तन आने वाला है। इसके बाद साथ ही बिल जो है संसद में पेश हुआ है। 40 बदलाव जो है टोटल कुल मिला के, छोटे बड़े मिलाकर के यहां पर करने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है, संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है और वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी यहां पे संशोधन का प्रस्ताव इसमें शामिल है, जिसके माध्यम से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना है। इसकी संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है, भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित करना है और राज्य वक्फ बोर्डों की ओर से दावा की गई विवादित भूमि को नए सिरे से सत्यापन करना। इस तरीके के बदलाव भी यहां पर इसमें शामिल हैं। काम किस तरीके से करता है वक्फ बोर्ड, क्या आपको यह पता है? नहीं पता है तो यहां पे समझते हैं। देखिए, जो वक्फ बोर्ड होता है, इसमें देखिए वक्फ का जो मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति, पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख यहां पर वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली जो राशि होगी, जो रिटर्न होगा, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। देश में अभी भी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्तियां, 9.40 लाख एकड़ जमीन जो है यहां पर ये टोटल फैली हुई है। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड संपत्ति की देखरेख करेगा, उसके यहां पर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, उसकी व्यवस्था करेगा, उससे जो आय हो रही है उसका उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए करेगा। ये सारा काम यहां पर बोर्ड सुनिश्चित करता है। समिति और संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को भी यहां पर वक्फ बोर्ड संभालती है और उसे बेचने, खरीदने या किराए पे देने का काम भी आपको वक्फ बोर्ड करती है। अब वक्फ का यहां पे जो मतलब है कि कहा जाता है अल्लाह के नाम पर जो जमीन आप यहां पर दे रहे हैं, जमीनों को आप कह सकते हैं कि वक्फ का मतलब जो अल्लाह के नाम पे दी जा रही हो, और ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर नहीं रहेंगी, अल्लाह के नाम पे हैं। वक्फ बोर्ड एक सर्वेयर होगा, इसका वही तय करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की होगी, कौन सी नहीं होगी। और इसको निर्धारित कैसे किया जाता है? तो निर्धारित 3 तरीके से किया जाता है। पहला, किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी हो। दूसरा, कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हो। और तीसरा, सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति का होना साबित हो जाए। इन तीनों ही आधारों पर वक्फ यहां पर संपत्ति या जमीन को अपने कब्जे में ले सकता है या अपने पास रख सकता है, उसकी देखरेख संभाल सकता है। यह मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया एक कानून है, एक तरीका है यहां पर वक्फ बोर्ड का, जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने, गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर भी यहां पर रोक लगाई जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो वक्फ बोर्ड हो गया, कैसे काम करता है, इस प्रक्रिया हो गई। इसके साथ साथ एक चीज और समझ लेते हैं, इसका इतिहास कैसा है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो इतिहास है, भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय से मानी जाती है। आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का यहां पर उल्लेख भी मिलता है। पूरे इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो यहां पर आप देखें, भारत में 1913 में मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम लागू हुआ। 1954 में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की भी यहां पर स्थापना की।
1995 में प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किए गए। इसके बाद केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करने लगा। 2013 में देखा जाए तो यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियां और भी ज्यादा यहां पर बढ़ा दी। अब यहां पे देखें, इसके बाद वक्फ बोर्ड की जो संरचना है कैसी है वर्तमान समय, वो भी आप देख लीजिए। देखिए, जो वक्फ बोर्ड होता है इसको चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। कौन कौन से यहां पर व्यक्ति होते हैं, तो यहां पर आप देखें, वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति वही होगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या इससे अधिक होती है। जैसे कि अध्यक्ष हो गए, राज्य सरकार द्वारा नामित 1 या 2 सदस्य हो गए, मुस्लिम विधायक और सांसद हो गए, राज्य बाल काउंसिल के मुस्लिम सदस्य हो गए, इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त विद्वान हो गए, और वक्फों के मुतावली यहां पर जो होते हैं ये सभी आपके प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड होता है उसके सदस्य और अध्यक्ष यहां पर बनते हैं। वर्तमान समय की अगर आप संरचना को देखें तो कुछ आपको ऐसी दिखाई देती है। केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही जो व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी कुछ ऐसी हैं। केंद्र के स्तर पर देखें कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड, तो सेंट्रल एक वक्फ काउंसिल है जिसमें अध्यक्ष इस समय जो चेयरमैन है वो किरण रिजिजू हैं। इसके सेक्रेटरी हैं एसपी तेवतिया हैं। इसके अलावा 8 अन्य सदस्य हैं जो कि यहां पर सभी सीटें खाली हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें स्टेट वक्फ बोर्ड की, तो यहां पर एक चेयरमैन होगा, एक सीईओ होगा जो सेक्रेटरी स्तर का एक आईएएस अधिकारी होता है। अन्य सदस्यों के तौर पर एक मुस्लिम विधायक होते हैं, एक मुस्लिम सांसद भी होते हैं। 2 मेंबर राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है जिन्हें आमतौर पर एक मुस्लिम विधायक, एक मुस्लिम सांसद यहां पर नियुक्त होंगे। इसके बाद एक मुस्लिम एडवोकेट, एक मुस्लिम टाउन प्लानर और एक मुस्लिम बुद्धिजीवी भी यहां पर इसके सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। एक पद के लिए 2 या ज्यादा सदस्य होने पर यहां पर चुनाव हो सकता है। इसके अलावा सेंट्रल वक्फ काउंसिल केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर सलाह देने का भी यहां पे काम करती है, यानी कि एक तरीके से राज्य की संपत्ति जो होती हैं केंद्र को ये सलाह देती हैं। और वक्फ से जुड़ी संपत्ति की सुनवाई के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल भी यहां पर बनाया गया है। अब अगर हम यहां पे देखें, सेंट्रल वक्फ काउंसिल करता है जो काम कि यहां पर देखा जाए, सबसे पहले एक ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। स्थापना की गई थी 1964 में। भारत सरकार के द्वारा 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत यहां पर इसकी स्थापना 1964 में की गई। केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख यहां पर करता है। और धारा 9 में ही यहां पे अब संशोधन किया गया जिसमें महिलाएं शामिल नहीं थी, अन्य धर्म के लोग शामिल नहीं थे, तो 2 लोग अन्य धर्मों से और 2 यहां पे महिलाएं अब इसमें शामिल की जाएंगी। बात करें कि देश भर में कितने वक्फ बोर्ड हैं, तो यहां पर देखें, देश में वर्तमान समय में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट आपके बोर्ड हैं। हर राज्य के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन यहां पे सदस्य या अध्यक्ष आपको बनते हैं, जैसे किरण रिजिजू हैं। इसके अलावा जो 32 वक्फ बोर्ड देश भर में हैं, इसके पास करीब 8,51,939 वक्फ संपत्तियां देश भर में हैं। इसके अलावा वक्फ एक्ट 1995 के तहत इनकी सुरक्षा की जाती है। वक्फ संशोधन एक्ट 2013 के माध्यम से ये संरक्षण इनको मिलता है और वैल्यू इनकी करोड़ों में है। जैसे कि हमने देखा करीब 200 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर आय यहाँ पर रिटर्न के तौर पर इनको होती है। राज्यों की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए सबसे अधिक यहाँ पर वक्फ बोर्ड हैं, सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। देखा है 2,10,239 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं और 1,15,386 संपत्तियां सिया वक्फ बोर्ड के पास उत्तर प्रदेश में हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें यूपी के बाद जो 5 राज्य आते हैं, इनमें आपको पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल 4 अन्य राज्य हैं जो लगातार आपको देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों की अगर संपत्तियों का आप आकलन करके देखें, जो सबसे ज्यादा संपत्तियां आपको देखने को मिलती हैं, पश्चिम बंगाल के पास करीब 80,480, पंजाब के पास 70,994, तमिलनाडु के पास 65,945, कर्नाटक के पास 61,195 और केरल के पास 52,038 जो हैं संपत्तियां यहां पर आपको वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं इस समय। इसी तरीके से अन्य राज्यों की अगर हम स्थिति का आकलन करें तो यहाँ पे तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार और दिल्ली भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी संपत्तियां यहाँ पर हैं। तेलंगाना के पास 43,693 हैं, 39,807 गुजरात के पास हैं, 33,373 मध्य प्रदेश में हैं, 32,559 जम्मू कश्मीर में हैं, 8,358 बिहार में और 1,047 दिल्ली के पास आपको
संपत्तियां वक्फ संपत्तियां वर्तमान समय में हैं। अब इसको लेकर के समस्याएं चुनौतियां जो रही हैं, इसी को दूर करने का प्रयास के माध्यम से किया गया है। किस तरीके की समस्याएं आ रही थी? देखिए, संपत्ति है अपने पास एक विशाल संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड नियंत्रण बनाए रखा था और इसी के लिए लगातार संघर्ष भी चल रहा था। कई सारी कानूनी लड़ाइयां और केसेस यहां पर आपको देखने को मिल रहे थे। अराजकता और राजनीतिक जो गर्माहट इसके कारण लगातार बनी रहती थी। लोगों के बीच यहाँ पर समस्याएं होती थी। भूमि और सार्वजनिक स्थानों पर वक्फ बनाकर अधिग्रहित करने का यहाँ पर आरोप लगाया जाता था कि मनमानी यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा सशस्त्र बल और रेलवे के बाद भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो जमीन है, तो जमीन यहाँ पर देखा है लगातार एक विवाद का मुद्दा बना रहा है। शिकायतों के संदर्भ में देखें तो जैसे अभी हमने देखा 58,000 ज्यादा शिकायतें हैं। राज्य बोर्डों के पास 12,700 से ज्यादा लंबित मामले हैं। न्यायाधिकरणों में 18,400 से ज्यादा मामले हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखें तो 165 से ज्यादा मामले यहाँ पर लंबित हैं। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए विरोध यहाँ पर विपक्ष के द्वारा जो किया जा रहा है इस एक्ट और बिल का, उसमें भी हम कुछ चीजों को आपको जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे एक अनुच्छेद 26 का इसमें जिक्र किया जा रहा है। अनुच्छेद 26 क्या है? एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस चीज से संबंधित है कि ये बिल जो है, चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने यहां पर कहा कि अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कि यह प्रावधान है कि जो गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं या किसी धर्म और आस्था की स्वतंत्रता पर एक तरीके से हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि अगर आप अनुच्छेद 26 को यहां पर पढ़ें तो वहां क्या लिखा हुआ है, वहां पे साफ साफ ये चीज का इंगित किया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 के तहत मिलती है और कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसे किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने पोषण का अधिकार होगा। सभी धार्मिक संप्रदाय उनके किसी भी अनुभाग को अपने धर्म से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार देती हैं और सभी धार्मिक संप्रदाय उनके किसी भी अनुभाग को अचल और चल संपत्तियां अर्जित करने उसकी स्वामित्व का अधिकार देता है। इस संदर्भ में साथ ही साथ यहाँ पे संपत्तियों कानून के मुताबिक प्रशासन करने का भी उन्हें अधिकार है। अगर ये सारी चीजें हैं और आप इस तरीके का परिवर्तन कर रहे हैं तो सीधे सीधे मौलिक अधिकार का आर्टिकल 26 का यहाँ पर ये उल्लंघन करता है। ऐसे ही सवाल जवाब यहाँ पर किरण रिजिजू यहाँ पर उनके सवालों का जवाब देते हैं कि क्या ये बिल संविधान के खिलाफ है। तो किरण रिजिजू कहते हैं देखिए, इस बिल में जो प्रावधान है संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करता है, न ही मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन करता है। बिल में कहा गया कि किसी तरीके का हक छीना जा रहा है मुस्लिमों का या वक्फ बोर्ड का, तो उन्होंने कहा देखिए किसी को हक छीना नहीं जा रहा है बल्कि उसकी जगह तो मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें जगह दी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल यहां पर क्यों लाया गया है, इसके संदर्भ में यहां पर केंद्र सरकार के पक्ष रखती है कि संसद में इसे पेश किया गया है। आजादी के बाद 1954 बिल लाया गया था। संशोधन इसमें काफी समय हो चुका है। इससे पहले भी 1995 भी संशोधन हुए, 2013 भी संशोधन हुए। केंद्र सरकार यहां पर सिर्फ एक और संशोधन इसके माध्यम से कर रही है। तो ये पूरा वक्फ बोर्ड और उससे संबंधित हर तरीके के मामलों का विश्लेषण हमने इस वीडियो में किया है और आप सभी यहां पर आपकी क्या राय है, वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की ये कानून कितना सही है या नहीं सही है, आप अपनी राय यहां पर वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स के दीजिए। फिलहाल आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।